वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज के सेशन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हिंदी का प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरे हल करना मत भूलिएगा। केवल 10 मिनट आप लोग का यहाँ पर लिया जाएगा और इस 10 मिनट में आप लोग स्वयं जांच कर लेंगे कि कितना आप लोगों ने अपनी तैयारी कंप्लीट की है। ठीक है, ये कुछ चुने हुए बहुत ही चुनिंदा प्रश्न जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय गवाए आज हम लोग अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। हमारा जो सेशन होता है 2 टाइम चलता है, एक सुबह और एक इवनिंग में। इसके बाद हम लोग जल्द ही नए सेशन भी शुरू करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 16 आपके स्क्रीन के सामने शो कर रहा है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि अगर संज्ञा का द्विरुक्ति हो रहा है भाई, तो वहां पे जो प्रयोग किया जाता है वह योजक चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसका? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि योजक चिन्ह होता क्या है, क्योंकि द्विरुक्ति के बारे में जब भी आपसे पूछे, यहां पे ध्यान रखिएगा, द्विरुक्ति के बारे में जब भी पूछे तो हम लोग योजक चिन्ह के बारे में जरूर यहां पे आप लोग इसको रखिएगा, आंसर आप लोग अपना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अभी योजक क्या होता है, तो देखिए यहां पे ध्यान रखिएगा कि योजक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग सामासिक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। योजक कहिए या फिर इसको सामासिक चिन्ह के नाम से भी इसको जानते हैं। चाहे आपसे योजक पूछे या फिर आपका सामासिक पूछे, दोनों एक ही बात होता है। इसका जो चिन्ह होता है वह इस प्रकार से होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में हाइफन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, कोई एग्जांपल देते हैं आप लोग को, रात दिन। ठीक है, रात और दिन, तो ये रात दिन है ना, तो इसमें आपका जो प्रयोग किया गया है यही आपका क्या है भाई, यही आपका योजक चिन्ह है। ठीक है, समझ रहे हैं, यही आपका योजक चिन्ह है या सामासिक चिन्ह, या फिर आप लोग इसको कह सकते हैं कि आप लोग का हाइफन है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। देखिए प्रश्न 17 दिया है, निर्देशक चिन्ह क्या होता है। देखिए निर्देशक चिन्ह को भी एक अलग नाम से जानते हैं, पहले वो अलग नाम आप लोग जान लीजिए। निर्देशक चिन्ह को हम लोग एक और नाम से जानते हैं और वो है आपका डैश। ठीक है, निर्देशक चिन्ह बोलिए या फिर इसको डैश के नाम से बोलिए। अब आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ये देखिए कुछ कहीं कहीं आपको इस प्रकार से भी देखने को मिलता है या फिर कहीं केवल एक ही सिंगल मिलता है, तो ये दोनों भी लगा रहे कहीं भी, तो दोनों ही आपके डैश होते हैं या फिर आपका निर्देशक चिन्ह होता है। आते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। देखिए प्रश्न नंबर 18 आप लोगों से कह रहा है कि अल्प विराम चिन्ह है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा सा। ठीक है, अल्प का मतलब होता है आपका थोड़ा और विराम का मतलब होता है रुकना, यानी कि थोड़ा सा जहां पे रुकना हो, थोड़ा सा जहां पर भी आपको रुकना हो वहीं पर हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई वाक्य बोल रहा है, उस वाक्य में हमें कहीं कहीं रुकना है तो वहां पे अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, और ये जो अल्प विराम होता है ना, वही आपका ऑप्शन नंबर सी होता है। यानी हम कॉमा जहां पे प्रयोग करते हैं, यानी इंग्लिश में हम कॉमा कहते हैं ना, तो यही आपका कॉमा होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। देखिए पूर्ण विराम कहिए या फिर इसको हम लोग खड़ी खड़ी पाई, खड़ी पाई के नाम से भी जानते हैं। जब हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पे इसको बोला जाता है खड़ी पाई, यानी कि जैसे राम घर जाता है के बाद हम लोग को क्या लगाना होता है, पूर्ण विराम, या फिर हमारे मास्टर साहब कहते थे कि खड़ी पाई लगा दो, राम घर जाता है खड़ी पाई। ठीक है, तो ये हमारा खड़ी पाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है, ये चिन्ह प्रयोग किया गया है। अभी जो चिन्ह है ना, ये आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह दिख रहा होगा। इस चिन्ह के अलावा एक और बात ध्यान रखिएगा, इस चिन्ह के अलावा भी इसके कुछ और चिन्ह है। जैसे अगर आपको प्लस प्लस 3 बार प्लस करके दिया रहा है तो भी हम लोग सेम नाम से जानते हैं, चाहे वो मल्टीप्लाई का हो या प्लस प्लस करके हो या फिर 3 बार आपका डॉट लगा दिया गया हो। ठीक है, 3 बार डॉट लगाया गया हो या 3 बार से ज्यादा डॉट लगाया गया है तो भी हम लोग उसको इसी नाम से जानते हैं। और ये जो नाम है ना, ये बहुत ही कहते हैं कि साधारण नाम है और इसको आप लोग याद रखना जरूर है। लोप चिन्ह के नाम से हम इसको जानते हैं या फिर लोप सूचक चिन्ह के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 21 पे। देखिए प्रश्न नंबर 21 आप लोगों से कह रहा है आप लोग का कि दुरात्मा यहां पे दिया गया है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है। अगर हम दुरात्मा की संधि करते हैं, यानी इसको अलग अलग करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, दुर प्लस आत्मा। ठीक है, यह हमें मिला। अब यहां पे पूछा गया है उपसर्ग, तो उपसर्ग वही होता है ना जो पहला पद होता है, तो किसी भी शब्द का पहला जो पद होता है वही उपसर्ग होता है, दूसरा पद आपका
यहाँ पर प्रत्यय होता है। तो उपसर्ग हमें मिल गया, ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ गया है प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, अगर देखेंगे यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, प्रतिध्व या फिर प्रति। तो सिंपल सा प्रतिध्वनि में अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर इसका संधि करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रति प्लस ध्वनि, यह हमें देखने को मिलेगा ना। तो यहां पे हमसे पूछा गया उपसर्ग के बारे में, तो यह हमारा उपसर्ग हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी प्रति यहां पर उपसर्ग का प्रयोग है। अधिकार, तो देखिए अधिकार में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है, अधिकार में कौन सा उपसर्ग लगाया गया भाई, कार है, अधि है, कर है, तो इसमें या फिर आपका अर है, सॉरी अ। तो देखिए अगर अधिकार के बारे में आप बोल रहा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो अधि प्लस कार। ठीक है, यह हमें दिखने को मिला, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही होगा, क्योंकि उपसर्ग पूछा गया है। तो उपसर्ग किसी भी शब्द का जो पहला पद होता है ये आपका फर्स्ट पद है, तो यही हमारा फर्स्ट पद आपका हो जाएगा उपसर्ग। अब आते हैं धार्मिक में प्रत्यय बताना है। अभी हम लोग उपसर्ग देख रहे थे, अब यहाँ पर आप लोगों से प्रत्यय पूछा गया है धार्मिक, तो धर्म प्लस इक क्या हो जाएगा, धार्मिक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 25 दिया है, प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है, प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है ये आपको बताना है। देखिए प्रति उपसर्ग जो आपका आता है वह संस्कृत में आता है, किसमें आता है भाई, वह संस्कृत में अक्सर आप लोग को देखने को यह मिल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। समझ रहे हैं आप लोग ना उम्मीद करते हैं कोई भी आप लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा होगा यहाँ तक। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 26 पे। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है फ का उच्चारण स्थान बताइए। फ का उच्चारण स्थान अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी हमें क्या करना होता है, जब हम उसको किसी का भी उच्चारण स्थान आपसे पूछे तो पहले उसे आप बोल लीजिए। जब हम उसको बोलते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, फ, यानी हमारा ओष्ठ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जी हाँ बिल्कुल हमारा ओष्ठ यहाँ में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ओष्ठ। अगर यहाँ पे और बात करें कि ओष्ठ में और कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं आप लोग के, तो प वर्ग के जितने होते हैं, यानी कि प वर्ग का जो भी आपको वर्ण मिले प वर्ग का, वह सभी के सभी आपके ओष्ठ में आते हैं। किसमें आते हैं, ओष्ठ में। प, फ, ब, भ, म, ये सभी आपके ओष्ठ के श्रेणी में रखे जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 27 दिया, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन कौन सा, इससे पहले मैं बता दूं कि संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या होती है वो आपकी 4 होती है भाई, सभी को पता है ना, संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। और यहाँ पे आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि व्यंजन को परतंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, व्यंजन को हम लोग परतंत्र के नाम से भी जानते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, परतंत्र कहिए या फिर इसको व्यंजन भी कर सकते हैं। तो संयुक्त व्यंजन के बारे में पूछा गया है, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या आपकी 4 होती है। इनमें 4 कौन कौन से होते हैं, पहले मैं आप लोग को लिखता हूं। पहला जो होता है वो आपका षटकोण सा हो गया, दूसरा जो होता है वो आपका त्र होता है, ठीक है, तीसरा जो होता है वो आपका यहाँ पर ज्ञ होता है, और चौथा जो होगा वह आपका यहाँ पर श्र होगा। ठीक है, श्र। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन चारों में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही मिल रहा है, क्योंकि य इसमें आप लोग का समाहित है, यह है ना य, तो यही आपका संयुक्त व्यंजन है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 28, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुछ संख्या बताइए। देखिए स्वरों की अगर कुछ संख्या की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि अ से लेकर के जो अ तक होता है वही हमारा कुछ संख्या होता है स्वरों का। इसके अलावा हमारा अन और अह ये दोनों हमारे स्वर की श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि ये आपके अनुस्वार होते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 29 में दिया है कि अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है भाई, देखिए अनुनासिक का जो संबंध होता है वह नाक और मुख से होता है। कोई भी हम लोग शब्द बोलते हैं, सॉरी वर्ण बोलते हैं, तो उसमें आपका नाक और मुख का जब प्रयोग होगा तो अनुनासिक होगा। जैसे इया, ठीक है, या फिर आपका न, या फिर आप कह सकते हैं कि र, या फिर आपका अंग, ये इसमें आप लोग का नाक और मुख का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 30 पे दिया है कंठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठ ध्वनि का उदाहरण ये आपको बताना है। देखिए कंठ ध्वनि में आपको अगर हम बात करते हैं सबसे पहले स्वर के बारे में, तो अ और आ ये दो ऐसे हैं जो कि आपके कंठ के द्वारा आप लोग का बोला जाता है। इसके अलावा अह भी जो है
वह भी आपका किसके द्वारा होता है, कंठ के द्वारा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है व्यंजन। तो व्यंजन में अगर हम बात करते हैं तो क वर्ग के जितने भी आपके व्यंजन है, क वर्ग के, वह सभी के सभी आपके किसके द्वारा बोले जाते हैं, कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। तो क वर्ग देखिए यहाँ पर सिंपल से आपका पहला ही ऑप्शन मिल रहा है क, यानी क ख ग घ, ये सभी के सभी आपके कंठ के द्वारा आप लोग यहाँ पर बोले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने कुल प्रश्न नंबर 30 तक सॉल्व किया है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि आगे जो क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और आज अपने सेशन को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, एक नए सेशन में, एक नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।